आज का हमारा टॉपिक है एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी वीडियो आप देखिए शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं लास्ट में बताई जाती हैं और कुछ पॉइंट टू रिमेंबर वाली जो थिंग्स होती हैं वो लास्ट में होता है। इसलिए सब पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट आप स्टडी कीजिए और तब जा कर के आपको कंफर्म स्टडी होगी और तैयारी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है मैग्नेटिज्म का और क्रीम पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि एम्पियर का सर्किटल लॉ किस लिए यूज होता है। तो ये भी जो है एक अल्टरनेटिंग मेथड है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो कहीं पर भी हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम दो ही तरीके यूज करते हैं। फर्स्ट बायो-सेवर्ट लॉ और सेकंड एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए ज़रूरी होता है कि वह जो स्ट्रक्चर होना चाहिए सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेकिन हम इससे हर एक स्ट्रक्चर वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए नहीं ये फॉलो कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या चीज़ें कही गई हैं, हम इस चीज़ को अब डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर हम कहीं पर एक क्लोज्ड कर्व ले लें और उस क्लोज्ड कर्व के किसी पॉइंट P पर अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका कंपोनेंट ले लें इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में BT। ये जो B का कंपोनेंट है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और इसका एक नॉर्मल डायरेक्शन में ले लें BN। तो किसी भी पॉइंट पर यह जो कर्व लिया गया है दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन कर्व। तो इस एम्पीरियन कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा हम DL ले लें तो DL का भी डायरेक्शन उसी ओर होगा, एक छोटा सा यहाँ पर लिया गया है। तो B डॉट DL यानी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट of closed curve। तो इस क्लोज्ड कर्व की किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये BT एंड इसका हम प्रोडक्ट ले लें एलिमेंट्री पार्ट ऑफ कर्व DL, तो B टेंजेंशियल और DL, यह जो पोर्शन आप देख रहे हैं B टेंजेंशियल और DL, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया एम्पियर साहब ने, जो क्या बताता है कि टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड कर्व B टेंजेंशियल डॉट DL ये किसके इक्वल होता है, तो μ0 इंटू टोटल इनक्लोज्ड करंट इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ पर जो सिग्मा आई है वह इस क्लोज्ड कर्व से होकर जाने वाला कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, इसके रिलेटेड में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और लेंथ का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बताया। तो यह जो रिलेशन होता है इसी से रिलेटेड आपको एम्पियर का सर्किटल लॉ आपको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है एम्पियर के परिपथीय नियम में सर्किटल लॉ में
कि अगर हम कहीं पर एक क्लोज्ड कर्व ले लें अपनी इच्छा अनुसार, तो उस क्लोज्ड कर्व के परितः मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, इसको हम लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका लेफ्ट साइड जो है ये, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो इसी के बारे में यानी कि एम्पियर का सर्किटल लॉ बताता है। तो क्या कहा गया है इसके बारे में, अब हम इस चीज़ पर आते हैं एम्पियर के सर्किटल लॉ के लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में ये कहा गया कि अगर हम कहीं पर एक क्लोज्ड कर्व, आर्बिट्रेरी क्लोज्ड कर्व ले लें, तो इस कर्व के किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B और इस कर्व का एक छोटा सा टुकड़ा dl ले लिया जाए, तो B डॉट dl इंटीग्रल, this is known as line integral of magnetic field। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम्स टू द टोटल करंट enclosed inside the closed curve। This is called Amperian loop, where mu zero is the permeability of free space। This is the statement of Amperian सर्किटल लॉ। तो क्या कहेगा कि इंटीग्रल B डॉट dl, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम टू द टोटल करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड कर्व, दैट इज एम्पीरियन लूप। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए तो क्या कहा जाएगा कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl किसके इक्वल होता है, तो म्यू जीरो टाइम्स सिग्मा i के, वेयर सिग्मा i, व्हाट इज द सिग्मा i, सिग्मा i is the algebraic sum of all current enclosed by loop। तो इस लूप के अंदर से जितना भी करंट होकर के पास कर रहा है, जैसे मान लीजिए इस लूप में यहाँ पर करंट एक I1, एक I2, एक I3, इस तरह से तमाम करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो इन सब का सम जो होगा वह सिग्मा I को बताता है। तो लेफ्ट साइड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो B डॉट dl होता है, किसके इक्वल होगा, तो म्यू जीरो इंटू सिग्मा I के। इस फार्मूले का हम यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को पाने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर आपको
कुछ मेथड फॉलो करने होते हैं जो कि हम कैसे इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशन ये रखना होता है कि फर्स्ट पॉइंट ये नोट करने वाली बात कि एम्पीरियन सर्किटल लॉ को यूज करते समय सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वह और डीएल यानी लूप इस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, लूप इज ऑलवेज along to the magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अनुदिश होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो लूप भी उसी के पैरेलल आपको लेना होगा, डीएल भी। तो या तो पैरेलल होना चाहिए अथवा मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डीएल बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी इस तरह से एम्पीरियन सर्किटल लॉ को यूज करने के लिए हम इस लूप का सिलेक्शन करेंगे कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन जो लेंथ है उनके बीच का एंगल या तो 90 डिग्री हो, तो या तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पर cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम इजीली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा चीज़ ये हमको सेलेक्ट करना होता है कि इसमें राइट साइड में जो सिग्मा आई है, सिग्मा आई दैट इज एल्जेब्रिक सम, algebraic sum of all current, सबका सम आपको करना है करंट का। तो इसमें करंट का कैसे सम करेंगे आप, तो अगर आउट गोइंग करंट है, अगर लूप के बाहर करंट आ रही है, जैसे मान लीजिए इस तरह से वायर है और इसमें करंट अपनी ओर आ रही है, तो उस समय आपको आई जो है पॉजिटिव लेना है। अगर कोई करंट इसमें वायर है और करंट इसके अंदर जा रही है, लूप के अंदर, तो इस समय जो है करंट आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर कई करंट फ्लो हो रही है, I1, I2, I3, I4। तो यहाँ पर सिग्मा आई जो होगा किसके इक्वल होगा, तो आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव, तो I1 प्लस I2 I1 और I3 आउटगोइंग करंट है, इधर की ओर आ रही हैं सब, तो I1 और I3 ऐड हो जाएगा। और दो करंट अंदर की ओर जा रही है, I4 और I2, तो दोनों जो है माइनस हो जाएगा। इसका मतलब सिग्मा आई क्या बता रहा है कि सम ऑफ आउट गोइंग करंट, यानी जितना भी करंट बाहर आ रहा है उसको ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जितना इनसाइड करंट, यानी सम ऑफ ऑल इनसाइड करंट। तो जितना करंट बाहर आ रहा है वो आप प्लस में लेंगे और जितनी करंट जो होती हैं अंदर जा रही हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और इस तरह से सिग्मा आई की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर राइट साइड में आपको रखना है। तो लेफ्ट साइड को अलग सिंप्लीफाई करना है डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से, और राइट साइड को अलग सिंप्लीफाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरह से 3 प्रिकॉशन आपको लेना है कि एम्पीरियन सर्किटल लॉ को यूज करते समय हमको एम्पीरियन लूप जो लेना है, एक क्लोज्ड कर्व जो कि कुछ करंट को बंद कर सके, तो वह एम्पीरियन सर्किट हम वो एम्पीरियन लूप कैसे सेलेक्ट करेंगे
तो पहला काम ये करना है आपको कि एम्पीरियन लूप का जो कर्व है वो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों या तो पैरेलल होना चाहिए जिससे कि थीटा 0 हो जाए, या तो दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, DL और B दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, या और थर्ड पॉइंट जो है सिग्मा आई जो कि टोटल इनक्लोज्ड करंट का एल्जेब्रिक सम है। तो जितनी करंट उस कर्व से बाहर आ रही हैं लूप से उसको प्लस ले लेंगे और जितना अंदर जा रही है उसको माइनस लेके सॉल्व कर लेंगे तो वो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। कुछ स्पेशल पॉइंट अबाउट एम्पीरियन सर्किटल लॉ। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट DL इक्वल म्यू 0 सिग्मा आई होता है एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर सपोज करिए कि एक आप एम्पीरियन लूप लेते हैं, ये लूप आपने ले लिया और इसके अंदर से कोई भी करंट नहीं जा रही है या सिग्मा आई की वैल्यू 0 हो गई। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर +5 एम्पियर एक वायर है जो इस वायर में करंट 5 एम्पियर की फ्लो हो रही है और एक करंट ऐसा है जो इसमें -5 एम्पियर यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर सिग्मा आई की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो +5 और -5 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर टोटल इनक्लोज्ड लूप से जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं अगर उनका एल्जेब्रिक सम 0 हो जाता है तो राइट साइड की जो वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रल बी डॉट DL भी 0 हो जाएगा। अगर संयोग से यहाँ पर B कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लें तो 0, तो B मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर सिग्मा आई की वैल्यू 0 हो जाती है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कि इफ B एंड DL दोनों पैरेलल हो जाए यानी थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो दोनों अगर पैरेलल हैं एंड B इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ लूप, तो लूप के हर एक पॉइंट पर अगर B कांस्टेंट बना हुआ है तो इस केस में इंटीग्रल B डॉट DL की वैल्यू अगर आप निकालते हैं म्यू 0 आई के तो B डॉट DL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रल B DL cos 0 दैट इज म्यू 0 सिग्मा आई, या लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें तो B कांस्टेंट है जो आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल आप ले सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं B इंटीग्रल DL इक्वल म्यू 0 इंटू सिग्मा आई के। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो इस केस में ये हो जाएगा। तो और एम्पीरियन लूप का ये टोटल लेंथ बताएगा, तो एम्पीरियन लूप का टोटल लेंथ ये यहाँ से घूम करके ऐसे आते हैं तो इसका लेंथ अगर कैपिटल L हो तो B इंटू L की वैल्यू म्यू 0 इंटू सिग्मा आई हो जाएगा। तो कब ये ऐसा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एम्पीरियन लूप दोनों पैरेलल होने चाहिए और साथ ही साथ हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होना चाहिए, तो B इंटू लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप इक्वल म्यू 0 सिग्मा आई हो जाएगा। यानी B मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप किसके इक्वल हो जाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप का मल्टीप्लिकेशन म्यू 0 इंटू सिग्मा आई के इक्वल हो जाएगा।
तो एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इजीली कहीं पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, और ये एक अल्टरनेटिंग मेथड होता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो चलिए एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। First, to find the magnetic field due to a current carrying conductor of infinite length, यानी सपोज करिए कि एक वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। अगर जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं P, अगर वायर से P का डिस्टेंस दैट इज R, अगर ये बहुत ही छोटा है लेंथ के कंपैरेटिव, तो ये इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक वायर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और हमको इस वायर से P डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में कहीं निकालना है। तो पॉइंट P से होकर पास करने वाला एक एम्पीरियन लूप चाहिए। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा। तो अगर हम वायर को अगर हम ऐसे पकड़ लें इस तरीके से और करंट सपोज करिए ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं इस तरह से चारों ओर कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में फैली होती हैं। तो इसको सेंटर मान करके एक सर्किल इसके चारों ओर ड्रा किया जाए तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होगा। तो हम भी एम्पीरियन सर्किट लूप जो लेंगे, एक सर्किल लेंगे जो इसका सेंटर वायर पर होगा और पॉइंट P से पास करने वाला होगा। यानी इस तरह से अगर हम एक सर्किल ले लें तो यह आपका एम्पीरियन लूप हो जाएगा। अब लूप के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा B और DL दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। यहाँ भी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा और इसका छोटा सा टुकड़ा DL ले लें तो वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। हर एक पॉइंट पर B टेंजेंशियल होगा हर एक पॉइंट पर, और DL भी उसी डायरेक्शन में होगा। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B और DL के बीच का जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस वायर के कारण पॉइंट P पर R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल म्यू 0 सिग्मा I होता है। B डॉट DL दैट इज B DL cos थीटा, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रिंग ऐसे है और DL का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो B DL cos 0 हो जाएगा। म्यू 0 सिग्मा I टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। तो एक ही वायर है जिसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो सिग्मा I की वैल्यू खुद I के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर I रख देते हैं। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बच जाएगा इंटीग्रल B DL म्यू 0 I। B
वायर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल ले लीजिए और dl म्यू 0 इंटू आई। यहाँ पर ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं ये लेंथ है एम्पीरियन लूप का, तो इंटीग्रल dl मीन्स लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्किल। और सरकमफेरेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर के, तो इंटीग्रल dl की वैल्यू 2 पाई आर हो जाएगा म्यू 0 आई। तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इस तरह से ये जो फार्मूला आपको मिला हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच करंट I इज फ्लोइंग। तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, ये जो है आपको फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आर और बी में रिलेशन देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यानी कि ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं, सपोज करिए इधर डिस्टेंस आर और मैग्नेटिक फील्ड बी इधर की हो, तो इनवर्सली है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा और इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B और R में ये आपको रिलेशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट B अगर देखा जाए तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। I जितना ही अधिक होगा, यानी वायर में करंट जितना ही अधिक फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। और ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में भी यही मिला था कि ऑर्स्टेड साहब ने क्या बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट की वैल्यू बढ़ाई जाती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होता है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाता है। तो जितना ही करंट आप इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है मेनली, एक करंट पर और एक डिस्टेंस पर। एक तीसरी क्वांटिटी भी है मैग्नेटिक फील्ड, किस पर डिपेंड करता है, तो म्यू 0, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगर हम ये आसपास एयर को हटा करके कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट इस तरह के मटेरियल को रख दें तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज कर जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, करंट पर और सराउंडिंग मीडियम पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत ही इजीली आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिए एक स्ट्रेट वायर के लिए, लेकिन यही बायो-सेवर्ट लॉ से अगर हम सॉल्व करते तो बहुत ही लेंदी हो जाता और टाइम। थर्ड पॉइंट, एक स्ट्रेट वायर अगर फाइनाइट लेंथ का हो तब हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अगर फाइनाइट लेंथ का है तब उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सपोज करिए कि एक वायर है और इतने लेंथ का इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और एक पॉइंट P यहाँ पर लिया गया है जिसका डिस्टेंस अगर R है, तो दोनों एंड को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। ये फाइनाइट लेंथ का है, यानी इसका लेंथ इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हम नहीं कंसीडर कर सकते। तो एक फाइनाइट लेंथ के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या जनरल फार्मूला होगा,
इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों एंड को ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पर जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दोनों एंड जितने एंगल बना रहे हैं, सपोज करिए ये φ1 और ये φ2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना हो जाएगा, तो μ0 I/4πr ब्रैकेट में cos φ1 sin φ1 प्लस sin φ2 हो जाता है। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो ये जनरल फार्मूला है, इससे आप पहले वाला केस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई मान लीजिए इनफाइनाइट वायर का है, अगर दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको एट मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट अगर मिडिल पॉइंट आप ले लेंगे यहाँ पर और पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो P से जब इसको ज्वाइन करेंगे आप, तो ये मिडिल पॉइंट है, तो ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू होगी μ0 I/4πr sin φ प्लस sin φ दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 2 sin φ हो जाएगा, तो μ0 I/2πr हो जाएगा और sin φ हो जाएगा। तो मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट केस, फिफ्थ, एट द वन एंड ऑफ वायर, यानी कि अगर मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का है और इसके एक एंड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो वन एंड के लिए आप लेंगे, तो यहाँ पर इसको किनारे को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाए, तो इतना ये लंबा है कि यहाँ पर फाई जो है टेंस टू 0 हो जाएगा। जितना ही लंबा वायर होगा इस एंगल की वैल्यू कम होती जाएगी और फाइनली 0 हो जाएगा। और दूसरा जो एंड होगा यहाँ पर φ2 की वैल्यू φ1 की वह 90 डिग्री बनाएगा। तो एक एंड पर चले जाएं, जैसे यहाँ पर हम जितना ही इस पॉइंट को एक एंड पर चले जाएंगे तो यह जो φ1 होगा 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है 0 में हो जाएगा। तो φ1 की वैल्यू इस कंडीशन में 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 की वैल्यू 0। अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर जनरल इक्वेशन में रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड B एट द एंड ऑफ वायर μ0 I/4πr sin 0 प्लस sin 90 हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो μ0 I/4πr sin 0 0 और 90 की वैल्यू 1, तो μ0 I/4πr हो जाएगा। तो एट द वन एंड पर ये फार्मूला हो जाएगा। और मिडिल पॉइंट में आप देखे थे, अगर बहुत ही लंबा वायर है और उसके मिडिल पॉइंट में, तो इसका डबल 2 टाइम्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लंबा सा वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड V जो होता है μ0 I/4 की जगह पर 2πr हो जाता है और वन एंड पर μ0 I/4πr। इट मीन्स कि किसी एक एंड पर आप चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है बीच वाले जोन के कंपैरेटिव।